Welcome back बच्चों. As you all know, I'm your physics teacher. I'm back with a new video lecture. बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखिए. बहुत सारे शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो मैं वर्बली कवर करता हूँ, उसको आप नोट डाउन करें. ठीक है प्लीज़, और वीडियो को स्किप ना करें. वीडियो को पूरा देखिए, तभी इस वीडियो का आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, सो हियर इज़ द वीडियो. वेलकम बैक बच्चों. लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक टॉपिक देखा था. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, जहाँ हमने स्केलर हमने 3 टाइप के मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी. ठीक है, अब हम आगे कवर करेंगे. बच्चों हम जो फर्स्ट टाइप का जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, हम देखेंगे कोई स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है. तो फॉर एग्जांपल मैंने सपोज कोई एक वेक्टर ले लिया है. ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है, मैंने ये कोई वेक्टर ले लिया है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, कोई स्केलर मैं ले लेता हूँ, कोई भी स्केलर. फॉर एग्जांपल मैंने स्केलर ले लिया है कोई वैल्यू 5. ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है सपोज़ कि 5a कितना होगा मेरा. ठीक है, सो ये 5 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 5 इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो इसका रिजल्ट कितना आएगा आपको पता है. 5 रिजल्ट 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 25 के कैप. तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल टाइप का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी भी वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वेक्टर होता है. अब देखिए ये कौन किस में है, ये वेक्टर फॉर्म में है. ठीक है, तो वेक्टर होता है. ठीक है, वेक्टर के सेकंड टाइप का जो फॉर्मेट हमने देखा था कि दो वेक्टर के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे. ठीक है, ये एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है बच्चों. डॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. स्केलर प्रोडक्ट ये बोलते हैं क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दो वेक्टर ले लिया है. एक लिया है वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर लिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप. बच्चों कंफ्यूज मत होना, अगर ये 0 होगा तो कभी कभार हो सकता है आपको ये k कैप वाला पार्ट भी ना दिखे. ये किसी के साथ भी हो सकता है. ठीक है, और आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं. तो बच्चों अगर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करूँ तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, थीटा मान लेते हैं इसको. ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, और आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है, हमें पता है कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, अगर बच्चों देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो आंसर हमेशा 1 आएगा. 1 क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 1, दूसरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, दोनों सेम वेक्टर हैं, आई वेक्टर और आई वेक्टर, तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, मतलब कॉस 0. तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 हो गया. तो इसका मतलब जब भी कोई भी यूनिट वेक्टर खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, है ना. लेकिन ये जो आई यूनिट वेक्टर जब जे के साथ या के के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर 0 होगा. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि आई कैप, जे कैप और के कैप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. मतलब इसका इसके साथ 90 डिग्री एंगल है, इसका इसके साथ 90 डिग्री और इसका इसके साथ 90 डिग्री, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना. तो देखो अगर सपोज वही मैं ले लेता आई डॉट जे कैप, तो क्या हो जाता, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो कॉस 90 0 होता है. तो सीधी सी बात है, अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में मतलब आई जे के में आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी 1 होगा, जे के साथ होगा तो 0, के साथ होगा तो 0. तो इन शॉर्ट हम क्या, इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट क्या है हमारे पास कि हम सीधा आई वाला कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 2 ज़ा 2 और आई इंटू आई 1 हो गया, प्लस 2 3 ज़ा 6, जे इंटू जे 1 हो गया, प्लस 3 0 ज़ा 0. देखिए कितना है, 2 + 6 कितना आ गया, 8. तो ये हमारा आंसर है जो कि किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है. ठीक है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना. देखो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है ना, और अगर वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. बच्चों अब हम आते हैं थर्ड फॉर्मेट में, जो कि दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है. ठीक है, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब अगर कोई वेक्टर ए है उसका क्रॉस वेक्टर किया है बी. ठीक है, और मैंने यहाँ पे वेक्टर ए मान लिया ये, और वेक्टर बी मान लिया है ये. ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल. तो मैं थीटा मान ले रहा हूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है. ठीक है, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका क्या है,
कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देना। हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। मैट्रिक्स आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे 11th क्लास में, नहीं पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट है एक्चुअली, ठीक है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप देखते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास कितने एक्सेस हैं, आई जे के, 3 डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ऊपर आई कैप, बीच में जे कैप और इधर के कैप, ठीक है। अब इनका जो कंपोनेंट्स हैं हम वो लिखेंगे, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर लिखेंगे 1 2 और ये 3। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मतलब आई के नीचे आई का कंपोनेंट मतलब 3, जे के नीचे जे का कंपोनेंट 4, के नीचे के का कंपोनेंट 5, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा बच्चों, ये आई कैप हम ऐसे ले लेंगे। जब हम इसको लेंगे, ठीक है, जब हम इसको पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आप ऐसे देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को गैप कर देंगे, ठीक है। मतलब इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, सिर्फ हमें देखना है ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है। 2 5 10, तो मतलब पहले लिख देता हूँ आई कैप, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देखो 2 5 10 माइनस 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस जे माइनस जे, हम माइनस जे लिखेंगे। याद करने का तरीका ही बताऊँगा, ठीक है। हम माइनस जे लिखेंगे, ठीक है। माइनस जे लिखा, और देखो जे के नीचे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ऐसे ये और ये भूल जाएं तो कितना बचेगा, 1 3 3 5। ये देखिए, ये भूल गए और ये भूल गए, कितना बचा 1 3 3 5। इसको वैसे करेंगे 1 5 5 माइनस 3 3 9। अब आएंगे यहाँ प्लस के लिखेंगे, माइनस के प्लस के, ठीक है। अब देखिए ये भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, क्या बचा, क्या दिख रहा है हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो 1 4 4 माइनस 3 2 6, ठीक है। तो बच्चों ये आई जे के साथ प्लस माइनस का खेल क्या है, तो बच्चों हमेशा देखना, ये हमेशा प्लस साइन रहेगा, माइनस प्लस, है ना, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, अब इतना याद रखें बस। तो ये देखिए आई प्लस है, जे माइनस है, फिर प्लस, ठीक है। वो इसलिए किया ताकि ये वाला हम, क्योंकि एक ही फॉर्मेट लेके चलेंगे, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 12 -2, तो ये माइनस 2 आई कैप, ये कितना हो जाएगा 5 - 9 -4, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 4 जे कैप, 4 - 6 -2, तो हो जाएगा -2 के कैप। तो बच्चों अब देखो, जो हमारा जो ए क्रॉस बी हमने निकाला है, ध्यान देना, ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। लेकिन ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो खुद में एक वेक्टर है, ध्यान देना ये खुद में एक वेक्टर है ना, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा, ए बी साइन थीटा, है ना। ये तो अगर हमारे पास ये वेक्टर पहले से दिया हुआ है तो इसको सीधा हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस इसका स्क्वायर मतलब 16, प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी तो कितनी आ रही है, अंडर रूट 24। तो अगर हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है, जो कि हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, सेम तरीके से ए और बी का मैग्नीट्यूड में निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ से बीच का एंगल मिल जाएगा, मतलब हमें पता लग जाएगा कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है। तो बच्चों आई होप कि ये क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको समझ में आया होगा, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बच्चों अब देखते हैं ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ये आता क्यों है, ठीक है। तो हम एक डायग्राम समझते हैं। हमने समझा कि भाई अगर दो वेक्टर है ए और बी, दोनों एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये जो एंगल दिखाएगा इनके बीच में, ये एक दूसरे के बीच का एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये एंड टू एंड, ये तो ये टेल टू टेल जुड़े हैं, ये हेड टू हेड जुड़े होते तब ये दिखाता, ठीक है। बस टेल टू हेड या हेड टू टेल नहीं जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब ये देखो ध्यान से, हमें पता है अगर ये वेक्टर है हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं वेक्टर ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है और बी इंक्लाइंड है थीटा एंगल ए से, तो क्या बी को हम ए पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं देखो जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसका जो कंपोनेंट है ए पे कितना होगा, अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर से ऐसा लाइट डालें हम ऊपर से, तो इसको हम, इसका कंपोनेंट हम ए में रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। और ये जो लेंथ है स्मॉल किसके बराबर होगी, बी कॉस थीटा के, बी कॉस थीटा के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। और हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, ए पहले से था बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे है, एक ही डायरेक्शन में, है ना, दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब इस डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी कॉस थीटा है। तो बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ से बना है, ठीक है। तो हमने बी का प्रोजेक्शन ए पे लिया हुआ है, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट को का फॉर्मूला ऐसा आता है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं बच्चों। मैंने एक वेक्टर लिया है, सेम वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा, तो ऊपर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लिख कैसे रहे हैं। अगर हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं ना बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी का मतलब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सपोज़ ये है, देखो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा थंब किधर, ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। तो सेम ये देखो, मैं इसको उंगली को ए से बी की तरफ कर रहा हूँ तो मेरा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है।
तो मेरा ए क्रॉस बी वेक्टर ऊपर की तरफ दिखाएगा, और अगर बी से ए करूँगा तो ऐसे कर्ल करूँगा तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला वेक्टर है ये बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, तो अब मुझे आप देख के बताइए, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वेक्टर दोनों सेम हैं? देखिए मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है 180 डिग्री है, मतलब माइनस साइन का मतलब ही होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री अपोजिट है किसके, बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए क्रॉस बी को कभी भी बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता। ठीक है, इसका मतलब मैं इनको जब रिवर्स करके लिख नहीं सकता तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो वहीं मैं अगर कहूँ बी ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी है, इसको मैं क्या बी डॉट ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसीलिए ये कम्यूटेटिव है। मतलब इनकी पोजीशन अगर रिवर्स कर दें तब भी इनके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका रिजल्ट स्केलर है और ये इसका रिजल्ट वेक्टर है। तो अगर मैंने ए और बी की अगर पोजीशन बदल दी तो मेरा वेक्टर ही पूरा का पूरा बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया कि हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कि ऊपर या नीचे। तो हम राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं, ये तो स्क्रू रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्रू की डायरेक्शन आपको पता होगी, अगर हम स्क्रू ड्राइवर ऐसे ऊपर रख के अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो स्क्रू ऊपर आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएं तो स्क्रू नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रू रूल भी कहला सकता है, या राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं। आप लोगों ने 10th में इस चीज़ को पढ़ा है पहले से ही। जो आई एम रियली सॉरी, आपको ये मेरे पुराने नोट्स देखने पड़ रहे हैं, जिसकी कंडीशन सच में अभी बहुत ख़राब दिख रही है। बच्चे देखो, एक शिक्षक भी हमेशा सीखता रहता है, तो ये मेरे नोट्स हैं एक्चुअली। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा था। पेजेस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज इन एक्स डायरेक्शन, रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों हमें पता है 10 न्यूटन जो मैग्नीट्यूड दिया है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर डिनोट करता है? आई कैप। ठीक है, और किसी डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है। तो सीधी सी बात है, वेक्टर को हम किस फॉर्म में दिखाते हैं? उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है 10 है, यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। तो आपका जो वेक्टर बनेगा वो 10 आई कैप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, फाइंड फोर्स। ठीक है, एक्चुअली हमें ऐसे बोल दिया, फोर्स बोल दिया, हमें अंडरस्टूड है ये कि हमें मैग्नीट्यूड मतलब पूरा वेक्टर निकालना है फोर्स का। तो हमें पता है 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन मतलब 10 आई कैप, 5 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन मतलब 5 जे कैप। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पर, इसको छोड़ दीजिए, आते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। तो बच्चों कार्टेशियन फॉर्म ये बहुत पहले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को। कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर में किस कंपोनेंट से मिलकर बना है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, जेड डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट, सॉरी जेड डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, तो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या करता है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली अभी तक हम वेक्टर जो लिख रहे थे ऐसे, वो सारे किस में लिख रहे थे? हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे थे। तो बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i + 4j कैप। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बच्चे? देखो, इफ अ वेक्टर 2i कैप + 3j कैप + 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i कैप - 4j कैप + अल्फा k कैप ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बता दिया। ठीक है, तो हम अगर इस वेक्टर को a वेक्टर मान लें और इस वाले को हम b वेक्टर मान लें, तो हमें पता है क्या कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है? a b cos थीटा। बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया है, आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको वो पूरा डिटर्मिनेंट जैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा शॉर्टकट में हो जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो है ना, तो थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है ना। तो cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे a डॉट b, ए बी जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। cos 90 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब a डॉट b, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 3 × -4 -12, फिर 8 × अल्फ़ा 8 अल्फ़ा + 8 अल्फ़ा = 0। ठीक है, तो 8 - 12 -4 इधर चल जाएगा तो +4, तो 8 अल्फ़ा = 4। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल बच्चों, क्वेश्चन वेक्टर्स के बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, फिजिक्स में टफ नहीं है, बस आपको आपका परसिवरेंस चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिजिक्स इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं बताऊँ, फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक करें, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको पहले कहा है कि आपका एक लाइक जस्ट गिव्स अस मोटिवेशन टू डू समथिंग गुड, ठीक है। तो आप लोग इसको लाइक करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो बच्चे जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते गूगल क्लासरूम, जैसी वीडियो को देखें आप नीचे प्रेजेंट लिखें, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आएगा उस बच्चों ने ये वीडियो देखी है, बिकॉज मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।